हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे का स्टार्ट होता है हमारी फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन से, जिसका नाम लीशु है। लीशु एक स्मार्ट और अच्छी लड़की है और इसके साथ साथ वो जॉब करती है एज अ ड्रेस डिजाइनर एक कंपनी में। लेकिन आज उसका दिन बहुत खराब होने वाला है। इनफैक्ट हम कहें कि वो पनौतियों की सिकंदर होने वाली है तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले तो बस में उसके पास कॉइन ज़्यादा देने पड़ जाते हैं और उसके बाद उसके हाथ में अम्ब्रेला भी नहीं थी जो बस में छूट गई थी। मौसम भी ख़राब हो गया था। और उसके बाद आज के दिन का सबसे बड़ा बम उसके सर पर तब गिरता है जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे जॉब से निकाल दिया है। वो बेचारी इतनी मेहनत से काम करती थी, छुट्टियां भी नहीं मांगती थी, इवन के वो रिलेशनशिप में भी नहीं थी। और उसके पास इसी कंपनी में काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस भी था। लेकिन उसका बॉस कहता है इस सब कामों के बदले आज तुम्हें सिर्फ एक फेयरवेल पार्टी ही मिलेगी। लीशु बेचारी की जबरदस्ती की फेयरवेल पार्टी में हर कोई बहुत इंजॉय कर रहा होता है सिवाय लीशु के, जिसे बॉस पर बहुत गुस्सा था। वो बहुत उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे जॉब से ना निकाले, लेकिन उन्होंने उसकी जगह एक 20 ईयर्स ओल्ड एक स्मार्ट सी नई सी लड़की वहाँ पर हायर कर ली थी। ये देखकर लीशु बेचारी बहुत ज्यादा हर्ट होती है और बहुत ड्रिंक भी करती है। लीशु आज बहुत बुरा फील कर रही थी। उसकी एज अर्ली 30s में थी और उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे एक यंग लड़की को उसकी जगह देकर उसके साथ इनजस्टिस किया गया है। और इसी बात का गुस्सा वो ड्रंक होकर बहुत सी स्कूल गर्ल्स पर भी निकालती है जो एज में उससे कम थी। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ को, जिसका नाम यू हाओ है, और वो एक मैगजीन को अपना इंटरव्यू दे रहा होता है। यू हाओ की कंपनी खुद तो एक बहुत बड़ा ब्रांड थी, लेकिन यू हाओ बहुत सिंपल और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा इंसान था। उसने ना तो अभी तक अपनी कोई फैक्ट्री रखी थी और ना ही अपनी कार को चलाने के लिए एक शोफर, क्योंकि उसे एग्जैजुरेशन पसंद नहीं था। वो हर छोटे छोटे मसले अपनी लाइफ के खुद ही एक्सपीरियंस करना चाहता था। उसकी यही सिंप्लिसिटी शायद उसकी कंपनी को बहुत ऊपर तक ले गई थी। अब यू हाओ की कंपनी में काम करने वाले एक लड़के को दिखाते हैं। उसका नाम सॉन्ग था। सॉन्ग बहुत यंग और एनर्जेटिक टाइप का लड़का था। काम पे हमेशा ही वो बहुत ज्यादा एफर्ट करता था। इतना जल्दी जल्दी हर काम को करता था कि अक्सर वो काम उल्टे ही हो जाते थे। आज भी उसकी कंपनी एक फैशन शो में अपना एक पर्ल भूल जाती है। वो पूरा का पूरा ज्वेलरी बॉक्स लेकर उसी फैशन शो में पहुंच जाता है, लेकिन बैड लक में वो भी बिल्कुल लीशु का मुकाबला करता था। वहां पर वो सारे पर्ल्स फैल जाते हैं और उनको ढूंढते ढूंढते एक पर्ल के पीछे पीछे वो मॉडल्स की तरह रैंप पर ही पहुंच जाता है। अब वो देखता है तो एकदम ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी उसमें भर भर के भरा हुआ था। अब वो यहाँ पर अपनी ऑकवर्डनेस को ख़त्म करने के लिए एकदम कैट वॉक करना स्टार्ट कर देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे वो इसी कंपनी का मॉडल हो। लेकिन उसकी ओवर एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई थी और इसी बात पर उसे बाद में बहुत मार भी पड़ती है, क्योंकि इस फैशन शो में बहुत सारे चीफ गेस्ट आए हुए थे, जिनमें उनकी कंपनी का सीईओ भी शामिल था। जबकि उधर लीशु बेचारी अपनी नई जॉब के लिए हर जगह मारी मारी फिर रही होती है। लेकिन जहाँ पर भी कोई उसे देखता है कि वो 30s में है तो एकदम उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इवन कि एक आदमी तो कहता है कि तुम मुझसे भी 4 साल बड़ी हो, किसी यंग और एनर्जेटिक लड़की को ही जॉब पर रखेंगे। जबकि उधर बेचारे सॉन्ग की क्लास लग रही होती है तो ऊपर से सीईओ यू हाओ आता है और कहता है कि असल में सच बताऊं तो गलती उन लोगों की थी जो अपना पर्ल वहां पर भूल आए थे। ये तो बेचारा सबका सर्वाइवर बना हुआ था। वो ऑर्डर करता है कि इस सॉन्ग को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। उधर लीशु को उसका एक लैंडलॉर्ड, जिसे वो अपना बड़ा भाई समझती थी, वो उसे एक जगह पर जॉब के लिए रिकमेंड कराता है। लेकिन लीशु को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी छोड़कर वो एक छोटी सी टेलर के पास आ चुकी थी। वो टेलर थोड़ी देर के लिए उसे जॉब पर छोड़कर एक काम से बाहर जाती है और यहाँ पर लीशु की छोटी बहन जैन पहुँच जाती है, जो उसे देख लेती है। जैन थोड़ी सी और तबीयत की थी। वो एक दफा शरारतों में वहाँ से एक ड्रेस ही चुरा कर निकल जाती है जो उसे बहुत पसंद आया था। उसे लगा था उसकी सिस्टर का स्टोर है, वो संभाल लेगी। लेकिन एक्चुअली जब वो टेलर वापस आती हैं तो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और उसे चोर और पता नहीं क्या क्या कहकर बहुत मारती हैं और कहती हैं कि हर हाल में वो ड्रेस वापस आना चाहिए। अब उसी ड्रेस की तलाश में लीशु अपनी बहन जन के पीछे पीछे होती है। उसे पता चलता है कि वो एक क्लब में गई हुई है और इत्तेफाक से उसी क्लब में सॉन्ग भी आया होता है अपने एक फ्रेंड के साथ। जैन जैसे ही वहाँ पर लीशु को देखती है तो उस ड्रेस को उस लड़के को पकड़ा देती है। वो लड़का आगे सॉन्ग को पकड़ा देता है और लीशु वो तो उस ड्रेस के पीछे पीछे सॉन्ग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, उससे छीनने लगती है। वो दे नहीं रहा था कि उस लड़की की अमानत है। और इनकी इसी तरह की फाइट में एकदम से लीशु पीछे गिरती है और एक ड्रिंक उड़ती हुई उसके बाद नीचे गिरती है। कपड़े भी खराब हो जाते हैं
और साथ ही साथ इतना बवाल मचता है कि उस नाइट क्लब में ही आग लग जाती है। अब नेक्स्ट सीन में एक गैंगस्टर टाइप के इंसान ने उन दोनों को पकड़ा हुआ था जो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, और वो उनको कहता है कि 5 लाख का मेरा साउंड सिस्टम था जो जला है, ये पे कर दो और फिर तुम लोग जा सकते हो। अब ये सुनकर दोनों बैड लक के मास्टर सॉन्ग और लीशु आपस में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम डाल रहे थे। इतने में उनको एक विंडो नजर आती है जहाँ से वो भाग सकते हैं। लीशु पहले उस विंडो में चढ़ जाती है और वादा करती है कि सॉन्ग को वो पकड़कर बाहर निकालेगी, लेकिन जैसे ही सॉन्ग ने बाहर निकलना था, लीशु को उसे छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि कुछ शोर की वजह से उन गैंगस्टर बॉयज ने उनको देख लिया था। अब लीशु तो वहाँ से भाग गई थी और सॉन्ग बेचारा बहुत बुरी तरह से पिट गया था। उसके ऊपर 5 लाख का लोन चढ़ चुका था उन्हीं गैंगस्टर्स की तरफ से। अब उसे जागते हुए भी बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। हर मीटिंग में, ऑफिस में, हर जगह वो यही सोच रहा होता है कि वो इतना कर्जा कैसे चुकाएगा, और साथ ही साथ उसके दिल से बददुआएं निकलती हैं लीशु के लिए, क्योंकि उसे लगता था ये सारा कुछ उसकी वजह से हुआ है। जबकि लीशु घर जाकर अपनी बहन पर गुस्सा करने लगती है और उसकी बहुत सी चीजें भी तोड़ती है। कहती है तुम्हारी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है, लेकिन हमेशा की तरह से मॉम आती है और जेन की ही साइड लेने लग जाती हैं। वो लीशु को ही गलत कहती हैं, और जब उनको पता चलता है कि उनकी बेटी फायर भी हो चुकी है, तो उसको बजाय तसल्ली देने के वो कहने लगती हैं कि तुम्हें अपनी बहन से लड़ाई करने के बजाय नई जॉब तलाश करनी चाहिए। अब लीशु बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। एक्चुअली उसकी लाइफ का एक और रुख भी था। उसकी मॉम ही उसकी सिंगल पेरेंट थी और छोटे होते ही बहुत मुश्किलों से और गरीबी की हालत में उन्होंने उसे पाला था। लीशु को शुरू से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास था। वो स्कूल के ज़माने से ही ड्रेस डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी थी और उसका एडमिशन एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया था, लेकिन अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उसने इनकार कर दिया, बल्कि अपनी मॉम को सपोर्ट किया एक छोटी सी जॉब करके। और इसी वजह से उसने कभी अपनी लाइफ में कुछ स्पेशल देखा ही नहीं था। वो रिलेशनशिप में भी कभी नहीं थी, कभी डेट नहीं किया था, क्योंकि पहले वो अपना कैरियर बनाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद लीशु देखती है कि उसके एरिया में जगह जगह उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं। सीसीटीवी में से उसकी फ़ोटो लेकर उसी लड़के सॉन्ग ने ही जगह जगह पोस्टर चिपकाए हुए थे कि ये लड़की वांटेड है। अब लीशु उसे फ़ोन करती है, उसे धमकाती है कि प्लीज़ आइंदा मेरे पोस्टर ना पोस्ट करना, ये सारी तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ही वहाँ पर आग लगी थी। और बेचारा सॉन्ग, उसे तो इस लोन की वजह से अपनी प्यारी बाइक भी बेचनी पड़ जाएगी। लीशु परेशान थी। जब घर वापस आती है तो उसकी सिस्टर जैन उसे कहती है कि तुम थोड़ी सी भी परेशान ना हो, क्योंकि मुझे एक नया मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, उसके बाद मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँगी। लेकिन अगले ही दिन सुबह ही सुबह उसे पता चलता है कि ये मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट वो उसी के ही गले डाल के जा रही है। एक्चुअली उसे एक और जगह काम मिल गया था। वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर उसकी जगह एक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट पर चली जाए। अब लीशु को फ़ौरन से लग रहा था कि ये काम मैंने कभी भी नहीं किया। हील्स कैसे पहनूंगी, कपड़े कौन से पहन के जाऊंगी, और क्या मैं एज में इतनी कम लगती हूँ। लेकिन वाकई उसका बेबी फेस था। उसकी मॉम कहती है कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि तुम जन से इतनी बड़ी हो, हर कोई तुम्हें मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। अब लीशु उसी स्टाइल कंपनी में आई हुई थी जहाँ का CEO यू हाओ था, और उसने एक फनी सी स्कर्ट पहनी होती है जो रास्ते में उतर जाती है, उसे पता ही नहीं चलता, और वो एलिवेटर में घुस जाती है यू हाओ के साथ। और जब वो उसे रियलाइज़ कराता है कि उसके साथ क्या हाल हुआ है, तो वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसके फेस को छुपाए या खुद को छुपाए। अब वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी किसी तरह से वापस जाती है और अपनी स्कर्ट पहनकर दोबारा से वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ की मैनेजर उसे देखते ही उस पर गुस्सा करने लगती है। कहती है कि तुमने CV में झूठ लिखा है। अब लीशु को लगा था कि ये मेरी एज की वजह से मुझे पकड़ने वाली है, लेकिन नहीं, एज तो वो एकदम 20s की ही लगती थी। वो उसे हाइट की वजह से पकड़ लेती हैं। अब लीशु को तो हर हाल में काम चाहिए था और पैसे कमाने थे, क्योंकि उसके पास रेंट और खाने पीने के पैसे भी नहीं थे। लेकिन लीशु को ये नहीं पता था कि इसी कंपनी में सॉन्ग में काम करता है, जो कि आजकल उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। अब लीशु यहाँ पर उनके कपड़ों की मॉडलिंग के साथ साथ उनकी ऑड जॉब्स भी किया करेगी। इतने में वहाँ पर CEO भी विजिट करने के लिए आ जाता है, और यू हाओ जैसे ही उसे देखता है, लीशु वहाँ की टेम्परेरी मॉडल कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है। उसने कभी भी मॉडलिंग नहीं की थी, उसे कोई भी पोज ढंग से आता ही नहीं था। यू हाओ को लगता है कि सुबह एलिवेटर वाला इंसिडेंट, उसके बाद ये हरकतें, ऑफ कोर्स ये लड़की कोई नमूना ही लग रही थी। इतने में वो लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो सबके सामने वो यू हाओ को रोकती है और उसे वही मैगजीन वापस करने लगती है जो उस टाइम पे उसने उसे कवर करने के लिए दी थी। लीशु को ऑफिस में बहुत से छोटे छोटे काम करने पड़ते थे, जैसे कॉफ़ी बनाना और जॉब्स करना।
इसी तरह से वो कॉफ़ी बना रही थी, डिस्पेंसर खाली था। इतनी बड़ी वो केन कैसे उठाती, सॉन्ग सोचता है। इतनी स्टाइलिश सी नई सी मॉडल खड़ी है, क्यों ना मैं इसकी हेल्प करूं। लेकिन जैसे ही वो उसका फेस देखता है तो वो हैरान रह जाता है। ये तो वही वांटेड गर्ल है जिसकी उसे इतनी तलाश थी। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, लिशु और सॉन्ग दोनों मिलकर इस ऑफिस का क्या हाल करेंगे, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।